हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम चैप्टर 13 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सोलो का ग्रोथ मॉडल डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे सोलो मॉडल की क्या आलोचनाएं की गई हैं और अल्पविकसित देशों में सोलो मॉडल की क्या व्यावहारिकता है। सबसे पहले हम देखते हैं सोलो मॉडल की हैरड डॉमर मॉडल से तुलना। सोलो का लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल हैरड डॉमर मॉडल पर एक तरह का इम्प्रूवमेंट है और इसे हैरड डॉमर मॉडल के एक ऑल्टरनेट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन का प्रयोग किया गया है। सोलो मॉडल में हैरड डॉमर मॉडल की कांस्टेंट रेशियो वाली अजम्पशन को छोड़कर सारी अजम्पशंस को स्वीकार किया गया है। हैरड डॉमर मॉडल में अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक छुरीधार संतुलन ही प्राप्त करती है और वह भी तब जबकि इसके प्रमुख प्राचलों जैसे बचत अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात तथा श्रम शक्ति की वृद्धि दर, इनमें कोई अंतर न आए। इन प्राचलों में यदि तनिक भी विचलन उत्पन्न होता है, थोड़ा सा भी वेरिएशन यदि होता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि या तो बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी या लॉन्ग रन इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसलिए सोलो ने कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अजम्पशन के बिना ही एक लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल पेश किया, जो कि सतत वृद्धि यानी स्टेडी स्टेट ग्रोथ, एक कंटिन्यूस स्टेट को दर्शाता है, सतत वृद्धि की अवस्था को दर्शाता है। हैरड के विपरीत सोलो की मान्यता है कि पूंजी और श्रम के बीच प्रतिस्थापन की संभावना के कारण विकास प्रक्रिया में समायोजनशीलता बढ़ जाती है। साथ ही उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उत्पादन की कम या अधिक पूंजी श्रम अनुपात वाली तकनीक का चयन करना संभव हो जाता है। सोलो मॉडल में संतुलित विकास दर, हैरड मॉडल में जिसको कि GW कहा गया है, पूंजी श्रम अनुपात में आवश्यक परिवर्तनों की सहायता से श्रम शक्ति की वृद्धि दर, जिसे हैरड ने GN से डिनोट किया, के अनुरूप सदैव समायोजन कर लेती है, जबकि हैरड मॉडल में ऐसा होना संभव नहीं है। दीर्घकालीन वृद्धि दर मुख्यतः श्रम शक्ति की वृद्धि दर और तकनीकी प्रगति द्वारा निर्धारित होती है, जबकि हैरड मॉडल में इन दोनों को स्थिर मान लिया गया है। सोलो मॉडल में इन्हें स्थिर नहीं माना गया है, बल्कि इन कठोरताओं एवं रुकावटों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जिससे यह मॉडल अधिक वास्तविक एवं व्यावहारिक हो गया है। सोलो मॉडल की आलोचना, क्रिटिसिज्म्स ऑफ सोलो मॉडल। पहली आलोचना ये है कि मान्यताएं अवास्तविक हैं। सोलो का मॉडल पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस मॉडल में यह भी माना गया है कि निवेश बचत पर निर्भर करता है, परंतु जब तक इस मॉडल में श्रम एवं वित्तीय बाजारों के कार्यकरण को, कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया जाता, तब तक यह ज्ञात करना कठिन है कि श्रम एवं बचत संबंधी परिवर्तनों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की समायोजन प्रक्रिया अपने आप किस तरह कार्य करती है। दूसरी आलोचना यह रही कि वास्तविक वृद्धि दर और आवश्यक वृद्धि दर के मध्य संतुलन की उपेक्षा की गई है। सोलो का मॉडल हैरड की वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट के बीच संतुलन की व्याख्या करता है, परंतु यह नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट के मध्य संतुलन की समस्या पर ध्यान नहीं देता। इससे यह मॉडल अपूर्ण हो जाता है। तीसरी आलोचना ये की गई कि निवेश फलन यहाँ अनुपस्थित है और यदि इसे सम्मिलित कर लिया जाए तो इसमें भी अस्थिरता की हैरड जैसी समस्या पुनः उत्पन्न हो जाती है। अगली आलोचना पूंजी की समरूपता एवं लोचशीलता पर आधारित होना है। सोलो का मॉडल पूंजी की समरूपता और लोचशीलता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। वास्तव में पूंजीगत पदार्थों में पर्याप्त भिन्नता विद्यमान रहती है, जिससे समूहीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
पूंजीगत पदार्थों में भिन्नता के फलस्वरूप सतत वृद्धि के पथ पर अग्रसर होना सहज नहीं होता। श्रम एवं पूंजी का प्रतिस्थापन। सोलो ने श्रम एवं पूंजी के बीच प्रतिस्थापन की संभावना को स्वीकार किया और आर्थिक विकास के एक सरल मॉडल का निर्माण किया। यद्यपि दीर्घकाल में श्रम एवं पूंजी को कुछ सीमा तक परस्पर घटा बढ़ाकर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, परंतु प्रतिस्थापन की संभावना सदैव विद्यमान रहती है। इसे मान लेना उचित नहीं होगा। तकनीकी प्रगति के उत्पादक तत्वों की उपेक्षा। सोलो तकनीकी प्रगति के उत्पादक तत्व को छोड़ देते हैं और इसे वृद्धि प्रक्रिया का बाह्य कारक मानते हैं। इस तरह यह मॉडल ज्ञानवर्धन की प्रक्रिया, अनुसंधान में निवेश और पूंजी संचय द्वारा तकनीकी प्रगति को प्रेरित करने की समस्याओं की उपेक्षा करता है। अंतिम आलोचना ये है कि श्रम वर्धक तकनीकी प्रगति है। सोलो का मॉडल श्रम वर्धक तकनीकी प्रगति की मान्यता पर आधारित है। यह हैरड की तटस्थ तकनीकी प्रगति की एक विशेष स्थिति है जिसका कोई आनुभविक औचित्य नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सोलो मॉडल और अल्प विकसित देश। सोलो का मॉडल अल्प विकसित या विकासशील देशों पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमीज की स्थिर विशेषताओं का वर्णन करता है, जबकि विकासशील देश आत्मस्फूर्ति से पूर्व अथवा आत्मस्फूर्ति यानी प्री टेक ऑफ और टेक ऑफ की स्टेज में रहते हैं। इस तरह विकास स्तर की भिन्नता के कारण इन देशों में नीति निर्माण के लिए सोलो मॉडल का प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। इतना अवश्य है कि सोलो मॉडल अल्प विकसित देशों में तकनीकी द्वैतवाद यानी टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म के तत्वों की व्याख्या करने में सहायक होता है। अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्रों में उत्पादन के तकनीकी गुणांकों को परिवर्तनशील मानकर भी यह मॉडल तकनीकी द्वैतवाद की विवेचना करने में सहायक है। सोलो के मॉडल में जब तक आय धनात्मक रहती है, बचतों और पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती रहती है। सोलो मॉडल व्यक्त करता है कि अर्थव्यवस्था में ऐसी संभावना भी विद्यमान हो सकती है जबकि आय के धनात्मक होने पर बचत शून्य हो जाए। ऐसी दशा में निवेश नहीं होगा और पूंजी स्टॉक स्थिर हो जाएगा। सोलो मॉडल में चूंकि श्रम शक्ति बढ़ती रहती है, अतः श्रम की सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता में निरंतर कमी उत्पादकता को न्यूनतम वास्तविक मजदूरी दर से नीचे ले जाएगी। ऐसी दशा में अर्थव्यवस्था में अदृश्य बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। यह स्थिति अल्प विकसित देशों में प्रायः विद्यमान रहती है। सोलो का यह भी मानना है कि यदि वास्तविक मजदूरी दर किसी निश्चित स्तर पर रखी जाती है तो रोजगार का स्तर ऐसा होना चाहिए जिस पर श्रम की सीमांत उत्पादकता कायम रखी जाती है। यदि मजदूरी दर पूंजी श्रम अनुपात की कमी के साथ संबंधित होती है तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी। ऐसा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में प्रायः होता है। जनसंख्या में वृद्धि से भूमि सापेक्षतया दुर्लभ हो जाती है तथा वास्तविक मजदूरी दर निर्वाह स्तर पर निश्चित हो जाती है, जिससे श्रम की सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है। फलस्वरूप अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम सोलो के मॉडल का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ सोलो मॉडल। सोलो मॉडल के गुण क्या हैं? न्यू क्लासिकल मॉडल को बनाने में सोलो अग्रणी है। सोलो ने अपने मॉडल में हैरड डॉमर मॉडल की मुख्य विशेषताओं को अपनाया है। उन्होंने सतत उत्पादन फलन को अपनाया है। श्रम व पूंजी में परस्पर स्थानापन्नता होने के कारण वृद्धि प्रक्रिया को समायोजित किया जा सकता है। सोलो ने हैरड डॉमर से पृथक ही स्थिर अवस्था का विकास पथ प्रदर्शित किया है। अतः सोलो ने उन सभी कठिनाइयों को सफलतापूर्वक हटा दिया है जो आधुनिक कीन्स आय विश्लेषण में दी गई हैं। सोलो मॉडल के दोष क्या हैं? सोलो मॉडल के मुख्य दोष इस प्रकार हैं कि सोलो मॉडल में प्रगति का उत्पादक तत्व छोड़ दिया जाता है, जिससे इसे विकास प्रक्रिया का बाह्य कारक माना जाता है। अतः यह मॉडल ज्ञानवर्धन की प्रक्रिया, अनुसंधान में विनियोग तथा पूंजी द्वारा तकनीकी प्रगति को प्रेरित करने की समस्याओं की उपेक्षा करता है।
सोलो ने साधन मूल्यों को लोचशील माना है जो सतत वृद्धि के मार्ग में कठिनाइयां उपस्थित करते हैं। इस मॉडल में निवेश फलन नहीं है और यदि इसे एक बार सम्मिलित कर लिया गया तो सोलो के मॉडल में अस्थिरता प्रकट होगी। सोलो का मॉडल हेरड के GW और GN में संतुलन की समस्या को सम्मिलित करता है तथा अपने मॉडल में G और GW में संतुलन की समस्या को छोड़ देता है। सोलो मॉडल श्रम प्रधान तकनीकी प्रगति की मान्यता पर आधारित है। यह मॉडल हेरड मॉडल पर आधारित है परंतु इसका कोई व्यावहारिक औचित्य नहीं है। सोलो मॉडल पूंजी की समानता एवं लोचशीलता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। पूंजी पदार्थों में भिन्नता पाए जाने से समूहीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूंजी पदार्थ भिन्न प्रकार के होने से सतत वृद्धि के पथ पर पहुंचना सरल नहीं माना जाता है। सोलो ने तकनीकी प्रगति के उत्पादक तत्व को छोड़ दिया है और इसे वृद्धि प्रक्रिया का प्राप्ति कारक माना है। इस प्रकार ज्ञानवर्धन की प्रक्रिया, अनुसंधान में निवेश और पूंजी संचय तथा तकनीकी प्रगति को प्रेरित करने की समस्याओं आदि की उपेक्षा की गई है। आज का हमारा सोलो मॉडल यहीं पर समाप्त होता है और ये सोलो मॉडल प्रोफेसर JP मिश्रा की पुस्तक से लिया गया है। यह संपूर्ण अध्याय प्रोफेसर JP मिश्रा की पुस्तक से ज्यों का त्यों लिया गया है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता प्रामाणिक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।